नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य सीईसी की योग व्याख्यान माला में आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं। बहुत बार आप लोगों ने डॉक्टर को ये कहते हुए सुना होगा कि पेशेंट को हमने अपनी तरफ से सारी दवाइयां दे दी हैं और सारे इंजेक्शन और जितनी भी हम अपना तरफ से ट्रीटमेंट कर सकते थे हमने कर दिया। अब बॉडी खुद रिस्पॉन्ड करेगी, अब बॉडी की खुद की कोई प्रतिक्रिया आएगी तो ही दवाइयां अपना काम करेंगी, अन्यथा हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा बहुत सारे उन लोगों ने सुना होगा जिनका कोई स्नेही, कोई सहयोगी, कोई मित्र, कोई परिवार का सदस्य कहीं भी हॉस्पिटलाइज हुआ है या क्रिटिकल कंडीशन में गया है या आईसीयू में शिफ्ट हुआ है, तो ऐसा वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टरों ने ऐसा कहता आपने सुना होगा। ऐसा अन्य लोगों को भी कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से अपना बेस्ट ट्रीटमेंट दे दिया है, हमने दवाइयाँ दे दी हैं, लेकिन जब तक बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी तब तक हम जो दवाइयाँ हैं वो कुछ काम नहीं करेंगी। क्योंकि जब तक शरीर हमारा ठीक नहीं होना चाहेगा, शरीर हमारा रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहेगा, अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करना चाहेगा, शरीर की तरफ से कुछ पहले ये पहल नहीं होगी तो दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। माने पहली जो पहल है वो शरीर अपनी तरफ से करे, माइंड अपनी तरफ से करे, उसको कहते हैं रिस्पॉन्डिंग पावर। जब बॉडी रिस्पॉन्ड करती है कि हाँ मैं ठीक होना चाहता हूँ, जैसे कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो एक मन में एक भाव होता है कि मैं ठीक होना चाहता हूँ, लेकिन कई बार ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है या तो कोई एक्सीडेंट ऐसा हो जाता है या कोई ऐसा रोग ऐसा हो जाता है कि बॉडी, हमारा जो माइंड है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो अनकॉन्शियस में हमें पता नहीं होता, यदि कॉन्शियस माइंड है या सबकॉन्शियस में है तो फिर भी हम उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ठीक होने की कोशिश करते हैं। शरीर एक करने का प्रयास करता है कि मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन जब हम बेसुध होते हैं यानी कि अनकॉन्शियस होते हैं तो ऐसा केवल माइंड के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि बॉडी अपने आप रिस्पॉन्ड करेगी तो ही दवाइयां काम करेंगी, अदरवाइज नहीं करेंगी। अब वो जो बॉडी का रिस्पॉन्डिंग पावर है वो कैसे एक्टिव होता है, कैसे कुछ लोग अनकॉन्शियस होकर भी तुरंत उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है और दवाइयां काम करना शुरू कर देती हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं करती और दवाइयां अपना कोई काम नहीं कर पाती। सेम कंडीशन है, सेम दवाइयां हैं, सेम हॉस्पिटल है, सेम डॉक्टर हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति उस पर रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, कुछ व्यक्ति रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। कुछ व्यक्तियों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और वो बॉडी में ऐसी हलचल होती है कि वो दवाइयां अपना काम करना शुरू कर देती हैं। तो इसके विषय में हम एक विशेष बात याद रखें कि बॉडी की जो रिस्पॉन्डिंग पावर है उसको कौन बढ़ा सकता है। यदि हम कहें तो बहुत सारे वैद्य हैं, वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ ऐसी बताएंगे कि इस तरह की औषधि खाने से आपकी बॉडी की रिस्पॉन्डिंग पावर बढ़ेगी। कोई व्यक्ति किसी तरह की बात कह सकता है, लेकिन चूंकि हम योग के विद्यार्थी हैं, योग के योगार्थी हैं, हम योग में ऐसी क्या विद्या है जिससे हमारी बॉडी की रिस्पॉन्डिंग पावर बढ़ती है, उसका नाम है कपालभाति। जी हाँ, बहुत ही कॉमन नाम है और सबके जुबान पे लगभग कपालभाति को सब लोग जानते हैं। जो व्यक्ति योग को जानता है कि योग क्या होता है या योग के विषय में थोड़ा बहुत भी जानता है, वो व्यक्ति कपालभाति को अवश्य ही जानता होगा, क्योंकि कपालभाति सबसे कॉमन प्राणायाम में एक है। और बात करें तो इसका किसी विशेष ग्रंथ में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन कपालभाति प्राणायाम हमारी बॉडी की रिस्पॉन्डिंग पावर बढ़ाने का सबसे अचूक और सबसे मैं कहूँ कारगर जो प्राणायाम है वो कहा गया है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे विशेषज्ञ इसके विषय में अलग अलग अपने मत देंगे कि कपालभाति से ये फायदा होता है, वो फायदा होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, आपकी लंग्स स्ट्रांग होते हैं, आपके चेहरे पे चमक आती है, और बहुत सारे हो सकते हैं, कफ को दूर करता है। लेकिन मैं जो इसका विश्लेषण कर रहा हूं वो कर रहा हूं कि कपालभाति हमारी बॉडी की रिस्पॉन्डिंग पावर बढ़ाने के लिए सबसे अचूक और उपयुक्त प्राणायाम कहा गया है। क्यों कहा गया है, इसी के बारे में इसका विश्लेषण हम करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कपालभाति प्राणायाम का विश्लेषण करना है, जिसकी शुरुआत इस व्याख्यान में एक हॉस्पिटल के एक दृश्य से की कि जिस प्रकार से बॉडी जब अनकॉन्शियस हो जाती है और उस पर दवाइयाँ असर नहीं कर रही होती, तो डॉक्टर यही कहते हैं कि बॉडी यदि रिस्पॉन्ड करेगी तो ही दवाइयाँ काम करेंगी। तो बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे करे, उस बॉडी को रिस्पॉन्ड करने लायक कैसे बनाया जाए कि अनफॉर्चुनेटली कभी यदि हम अनकॉन्शियस
स्टेज में चले जाते हैं, किसी दुर्घटनावश या किसी बीमारीवश या किसी भी ऐसे अन्य कारण से, यानी कि ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होते हैं, तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करे और हम पुनः इस जीवन में बने रहें, ऐसा काम हमारे साथ हो। तो वो जो डॉक्टर जब जिस स्टेज पे बात कहते हैं, उस स्टेज पे हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करने के लायक हो, इसी विषय को लेकर के आज आपके सामने आया हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे तरीके से इसका एनालाइज करेंगे इसको और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले कपालभाति का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम को सब व्यक्ति जानते हैं और कपालभाति में कपाल और भाति दो शब्दों से मिलकर के कपाल शब्द की उत्पत्ति हुई है। कपाल माने कि ललाट, जिसको माथा भी कह सकते हैं, ललाट भी कह सकते हैं। जो हमारे चेहरे का सामने का जो फ्रंट का जो फेस है, उसको हम ललाट कहते हैं। भाति का अर्थ होता है चमकना, चमक, चमकना, ग्लो। तो हमारे ललाट को चमकाने वाला, हमारे मस्तिष्क को उन्नत बनाने वाला, हमारे चेहरे पे ग्लो लेकर के आने वाला, हमारे चेहरे पे तेज पैदा करने वाला जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, उसको हम कपालभाति कहते हैं। अब ललाट पे चमक कैसे आएगी, इसका एक साइंटिफिक लॉजिक मैं आपको दे देता हूं। जो व्यक्ति नियमित रूप से कपालभाति करता है, उसके लंग्स बहुत एक्टिव रहते हैं, उसके रिस्पॉन्डिंग पावर बढ़ती है, उसके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंप्रूव होता है। माने पाचन तंत्र पे बहुत इसका गहरा असर होता है, और पाचन तंत्र मजबूत होने से जठराग्नि विशेष रूप से प्रदीप्त होती है, और जठराग्नि जब विशेष रूप से प्रदीप्त हो जाती है, तो जो भी भोजन आप करते हैं वो शीघ्र पचता है, यानी कि इनडाइजेशन लाइफ में नहीं होता, डाइजेशन प्रॉपर होता रहता है। और जिस व्यक्ति का डाइजेशन प्रॉपर होता है, उसका निष्कासन यानी कि कॉन्स्टिपेशन उसको कभी नहीं होता। तो डाइजेशन प्रॉपर होगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, और जिस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन नहीं है, डाइजेशन जिसका प्रॉपर है, जिसकी शरीर में जो भी भोजन वो करता है वो शीघ्र हजम हो रहा है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो चेहरे पे ही आता है, वो मस्तिष्क पे ही आता है। और उस डाइजेशन को मजबूत बनाने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए और उसको इंडाइजेशन को खत्म करने के लिए कपालभाति प्राणायाम का विशेष योगदान है। इसलिए कहा गया है कि इस प्रकार से जब होगा और बॉडी में जब हमारे जो लंग्स हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, तो हमारे निश्चित रूप से हमारे चेहरे पे चमक आएगी, हमारा चेहरा चमकीला होगा, ग्लो से ओतप्रोत होगा। ये इस कपालभाति प्राणायाम का अर्थ है। तो अर्थ को जान लिया, अब कपालभाति का परिचय भी हम कर लेते हैं। परिचय में हम जानेंगे कि कपालभाति के विषय में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत पाए जाते हैं। यदि YCB एग्जाम की बात करें, नेट एग्जाम की बात करें, या एक सामान्य प्रचलन की हम बात करें, तो कपालभाति का वर्णन जब भी आता है, कोई एग्जामिनर किसी से पूछता है कि कपालभाति क्या होता है, तो एक ही मुख्य रूप से आता है कि कपालभाति प्राणायाम है या क्रिया। अब क्रिया जो है, यहाँ शुद्धि क्रिया से अर्थ इसका लिया गया है, तो हम कहें कि कपालभाति प्राणायाम है या शुद्धि क्रिया है। अब ये एक विषय है। अब इसका आंसर क्या है, वो नीचे की जो 3 हमारी स्लाइड है उसमें इसका आंसर है। हठ प्रदीपिका अनुसार कपालभाति क्या है, घृण संहिता अनुसार कपालभाति का क्या है, जिसमें वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम की बात की गई है, और स्वामी रामदेव अनुसार कपालभाति क्या है। यदि इन 3 चीजों को हम जान लेते हैं तो कपालभाति का पूरा परिचय हो जाएगा, और हम जान पाएंगे कि कपालभाति प्राणायाम है या क्रिया है, और प्राणायाम है तो किस प्रकार विधि है, और क्रिया है तो किस प्रकार की विधि है। तो सबसे पहले बात करते हैं हठ योग के अनुपम ग्रंथ हठ प्रदीपिका की। हठ प्रदीपिका के अनुसार कपालभाति क्या है। स्वामी स्वात्माराम जी हठ प्रदीपिका में 6 प्रकार के षटकर्मों की चर्चा करते हैं, और कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर कफ बढ़ा हुआ है, जिस व्यक्ति के अंदर मोटापा जिस व्यक्ति का है, चर्बी है, कफ है, उस व्यक्ति को षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए। और वो षटकर्म की बात करते हुए कहते हैं धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, न्योली और कपालभाति। मतलब आपके 6 षटकर्म हैं, जिनमें धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, न्योली और कपालभाति, 6 प्रकार के षटकर्मों की चर्चा करते हैं। तो अंतिम जो है वो कपालभाति है। अब हठ प्रदीपिका में कपालभाति को क्रिया के अंतर्गत लिया गया है, माने षट क्रिया का पाठ है। तो अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका हमारा जो कपालभाति है वो षटकर्म है, यानी कि क्रिया है। लेकिन उसकी विधि कैसी है, विधि की बात हम करें तो उसमें कहा गया कि तेजी से श्वास को लेना और तेजी से श्वास को छोड़ देना, ये कपालभाति क्रिया कहलाती है। मतलब लंग्स को पूरी कैपेसिटी के साथ भरना
लंग्स को पूरी कैपेसिटी के साथ आप उसको खाली कर देना, पूरी लंग्स को भरना श्वास से और पूरे लंग्स को खाली कर देना अगले ही क्षण, ये कपालभाति कहलाता है। अब देखने में तो ये प्राणायाम की प्रक्रिया लग रही है, लेकिन चूंकि इसका वर्णन षटकर्म में हुआ है तो अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका कपालभाति को हम षटकर्म कहेंगे, यानी कि क्रिया कहेंगे। अब ये विधि है। अब ये जो विधि मैंने बताई, सामान्यतः विधि कहाँ की है? सामान्यतः विधि आपकी भस्त्रिका प्राणायाम की है। भस्त्रिका प्राणायाम में भी सेम प्रक्रिया को दोहराया जाता है, लेकिन वहां ये कुंभक में इसका वर्णन है, माने कपालभाति को यहाँ पे षटकर्म कहा गया है, लेकिन सेम विधि वहां आपकी भस्त्रिका प्राणायाम की कहलाती है। तो भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका सेम विधि है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो हठ प्रदीपिका का कपालभाति और हठ प्रदीपिका का आपका भस्त्रिका दोनों सेम है, इनमें कोई भेद नहीं है, विधि में कोई भेद नहीं है, नाम में भेद यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद हम बात करें घृण संहिता के अनुसार कपालभाति क्या है। तो घृण संहिता भी पहले नंबर पे ही अपने सप्तांग योग में षटकर्म का वर्णन करती है और कहती है कि धोती, बस्ती, नेति, न्योली, त्राटक और कपालभाति, ये 6 प्रकार के षटकर्म हैं। अब उन 6 प्रकार के षटकर्मों में अंतिम जो षटकर्म है वो कपालभाति है। हठ प्रदीपिका में भी अंतिम जो षटकर्म कहा वो कपालभाति, और घृण संहिता का भी जो अंतिम षटकर्म है वो कपालभाति। लेकिन यहाँ पे भेद है। हठ प्रदीपिका के अनुसार कपालभाति केवल श्वास को तेज गति से लेना और छोड़ना कहा, लेकिन घृण संहिता में कपालभाति के 3 भेद किए, वातकर्म, व्युत्कर्म और शीतकर्म। तो वातकर्म, व्युत्कर्म, शीतकर्म 3 भेदों को मिलाकर के कपालभाति है, या कहें कि कपालभाति के 3 भेद किए गए हैं। तो वातकर्म क्या है, व्युत्कर्म क्या है और शीतकर्म का है, ये भी जान लेते हैं। वातकर्म की विधि में कहा कि बाई नासिका से श्वास को लेकर के दाई नासिका से छोड़ दे, दाई नासिका से लेकर के बाई नासिका से छोड़ दे, ये वातकर्म कपालभाति कहा। माने विधि क्या कहलाई? जो सामान्यतः अनुलोम विलोम की विधि होती है, जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, वो विधि वातकर्म कपालभाति की कही है। तो सामान्यतः लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, ये पूरी प्रक्रिया वातकर्म कपालभाति कही। दूसरे नंबर पे आता है व्युत्कर्म कपालभाति। व्युत्कर्म, व्युत यानी कि उल्टा, व्युत माने नासिका से पानी पी करके मुंह से निकाल देना और मुंह से पी करके नासिका से निकाल देना, ये व्युत्कर्म यानी कि उल्टा कर्म। नाक से पी लिए पानी, मुंह से निकाल दीजिए, मुंह से पी करके नाक से निकाल दीजिए। अब ये पानी कैसा होना चाहिए? क्या सामान्यतः कोई पीने वाले पानी को हम ऐसे करें? पानी गुनगुना होना चाहिए और आपकी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी आप नासिका के दोनों अंजलियों में जल लेते हैं और दोनों अंजलियों को नाक के साथ में लगा करके उससे पीते हैं और वो मुंह से पानी बाहर निकल आता है। ये व्युत्कर्म कपालभाति का पहला भाग है, और फिर मुंह से पी करके नासिका से निकाल देना, ये व्युत्कर्म कपालभाति का दूसरा रूप है। अब शीतकर्म कपालभाति। शीतकर्म कपालभाति मुंह से पानी पी करके नासिका से निकाल देना, इसको शीतकर्म कपालभाति कहा गया है, और इसको जल कपाल भी कहा गया है। यदि हम कॉम्पिटिशन्स की बात करें जो कि आजकल चला हुआ है, तो उसमें यूनिवर्सिटीज में इसमें इसको कपालभाति को इसको एक तरह से दूसरी तरह से लिया गया है, जिनको जल कपाल कह करके संबोधित किया गया है, लेकिन विधि ये शीतकर्म वाली ही है। तो उसमें जो प्रतिभागी जो आते हैं वो मुंह से पानी पी करके नासिका से के दोनों नॉस्ट्रल से पानी को बाहर छोड़ते हैं, ये जल कपाल वहां कहा गया है, लेकिन इसको घृण संहिता में शीतकर्म कपालभाति कहा गया है। तो अब हमने बात की कि हठ प्रदीपिका में कपालभाति क्या है, घृण संहिता में कपालभाति क्या है। तो घृण संहिता में वातकर्म, व्युत्कर्म, शीतकर्म कपालभाति के 3 भेद कहे गए, जिसमें वातकर्म में अनुलोम विलोम, व्युत्कर्म में नासिका से पानी पी करके मुंह से छोड़ देना, मुंह से पी करके नासिका से छोड़ देना, और शीतकर्म में केवल मुंह से पी करके नासिका से निकाल देना, ये इसकी विधि कही गई। और हठ प्रदीपिका में कपालभाति का अर्थ है श्वास को तेज गति से लेना, तेज गति से छोड़ना, फेफड़ों को पूरा अच्छे से भरना, अच्छे से निकाल देना, ये 2 विधि कही गई। लेकिन हठ प्रदीपिका और घृण संहिता दोनों कपालभाति को क्रिया मानते हैं, माने षट क्रिया का भाग मानते हैं, प्राणायाम का भाग नहीं मानते, तभी इन्होंने कपालभाति को प्राणायाम के सेक्शन में नहीं रखा है। तो अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका और घृण संहिता कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है, षटकर्म है। लेकिन वही बात करें तो स्वामी रामदेव के अनुसार कपालभाति क्या है? आधुनिक युग में हम बात करें कि योग ऋषि जिसको कहा गया, स्वामी रामदेव जी को कहा,
और स्वामी रामदेव जी जो कपालभाति बताते हैं, क्योंकि जब वो स्वामी रामदेव जी अपना योग अभ्यास करवाते हैं तो अपने योग अभ्यास की शुरुआत, जब प्राणायाम की शुरुआत करते हैं, वो 7 प्राणायाम करवाते हैं, तो 7 प्राणायाम में सबसे पहला जो प्राणायाम है वो कपालभाति ही करवाते हैं। और उनके अलग अलग दावे हैं कपालभाति से क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके विषय में हम नहीं जाएंगे, लेकिन कपालभाति उन्होंने एज ए प्राणायाम प्रचलित किया। तो जिससे भी पूछते हैं, जहां भी जाते हैं, तो कपालभाति का जो सबसे प्रचलित रूप है वो कपालभाति प्राणायाम के रूप में है, जो कि स्वामी रामदेव के अकॉर्डिंग जो स्वामी रामदेव जी सिखाते हैं वो कपालभाति। तो यहाँ कंफ्यूजन होता है, जो व्यक्ति टेक्स्ट पढ़ करके आता है वो कपालभाति को क्रिया मानता है, षटकर्म मानता है। जो व्यक्ति सामान्य रूप से पार्क में बैठ के या रामदेव जी के कैंपों में जिन्होंने सीखा है या कोई सामान्य व्यक्ति सीखता है, वो कपालभाति को सामान्य प्राणायाम का रूप मानता है। उसको नहीं पता कि षटकर्म क्या होता है, वातकर्म, व्युत्कर्म, शीतकर्म क्या होता है, क्योंकि ये टेक्स्ट पढ़ने वाले को ही पता है। ये जो ग्रंथ पढ़ता है, जो एमए कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है, नेट और वाईसीबी का एग्जाम दे रहा है, वो व्यक्ति जानते हैं कि कपालभाति षटक्रिया का एक अंग है। लेकिन यहाँ में कपालभाति को इसलिए है क्योंकि कपालभाति सबसे कॉमन है, तो उसका विश्लेषण हम इसलिए कर रहे हैं कि इसको हम किसका रूप माने, षटकर्म का माने कि प्राणायाम का माने। तो यहाँ पे दोनों रूप इसके कहे गए हैं। षटकर्म के रूप में वातकर्म, व्युत्कर्म, शीतकर्म और कपालभाति जो भस्त्रिका की तरह करते हैं वो हो गया। और यदि प्राणायाम के रूप में इसको मानना है तो हम इसका जो स्वामी रामदेव जी का जो वर्जन है, श्वास को बाहर छोड़ना, एक्सेल एक्टिव, इनहेल पैसिव, केवल श्वास को बाहर छोड़ना, वो इसका कपालभाति का आपका प्राणायाम का रूप है। तो 3 प्रकार की इसमें चीजों का हमने विश्लेषण किया, 2 ग्रंथों का और एक प्रचलित विधि का। तो इससे हमें पता चल गया कि जो कपालभाति है वो प्राणायाम भी है और क्रिया भी है। और दूसरे रूप में हम बात करें, यदि टेक्निकली हम बात करें, तो हठ प्रदीपिका में जिस षटकर्म कपालभाति की बात की गई है वो प्राणायाम का ही एक रूप है, क्योंकि उसमें प्रक्रिया तो प्राणायाम की दोहराई जा रही है, श्वास और प्रश्वास की क्रिया है, तो वो ऑब्वियसली प्राणायाम हुआ। और यदि गहन संहिता के भी वातकर्म की हम बात करें तो वो भी अकॉर्डिंग टू जो टेक्निक है, अकॉर्डिंग टू विधि, तो वो वातकर्म कपालभाति जो है वो प्राणायाम का रूप हुआ। तो देखा जाए तो 2 व्युत्कर्म और शीतकर्म तो षटक्रिया कहलाने के पूरे लायक हैं, लेकिन कपालभाति, हठ प्रदीपिका कपालभाति और गहन संहिता का वातकर्म कपालभाति दोनों के दोनों प्राणायाम में काउंट हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की विधि प्राणायाम है। एक वातकर्म यानी कि अनुलोम विलोम की तरह होता है, कपालभाति हठ प्रदीपिका का वो सिंपल सा आपका भस्त्रिका प्राणायाम की तरह होता है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ प्रक्रियाएं प्राणायाम से मिलती जुलती हैं और कुछ केवल ही षटकर्म की हैं, यानी कि शुद्धि क्रियाएं हैं। व्युत्कर्म शीतकर्म का कोई लेना देना प्राणायाम से नहीं है, वो बिल्कुल प्योर शुद्धि क्रियाएं हैं। और हठ प्रदीपिका का कपालभाति और गहन संहिता का वातकर्म कपालभाति, ये दोनों प्राणायाम से जुड़ी प्रक्रियाएं हैं, इनकी विधि प्राणायाम से मेल खाती है। और स्वामी रामदेव के अनुसार तो कपालभाति है ही प्राणायाम। उन्होंने तो कपालभाति को केवल प्राणायाम के, और मैं कहूं तो इसको रिकॉग्नाइज जो किया है, इसको जो स्थापित करने का जो काम किया है प्राणायाम के रूप में, वो स्वामी रामदेव जी के को ही इसका श्रेय जाता है। तो ये हमने कुछ कपालभाति प्राणायाम का हमने संक्षेप में परिचय जाना, जिसमें इसका अर्थ क्या है, यानी कि कपाल को चमकाने वाला, कपाल यानी कि मस्तिष्क पे, चेहरे पे, ललाट पे, माथे पे चमक पैदा करने वाला जो प्रक्रिया है, जो क्रिया प्रक्रिया या प्राणायाम हम कहें, वो कपालभाति है। और कपालभाति प्राणायाम है क्रिया, तो अलग जगह पे देखें इसको कपालभाति प्राणायाम भी है और कपालभाति क्रिया भी है, तो दोनों का ये मिला जुला रूप है। इसके बाद हम बात करें कि कपालभाति किसे नहीं करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एज ए टीचर, एक आइडल टीचर, आप में ये सबसे मेन क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसे नहीं करना है। किसे करना है ये ना भी पता हो तो चलेगा, लेकिन किसे नहीं करना है ये पता होना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले आप ये निर्धारित कर लें कि जो प्राणायाम आप किसी को रिकमेंड कर रहे हैं उसका आपको ये पता है कि नहीं, कि किसको नहीं करना चाहिए। यदि वो व्यक्ति कर लेता है और उसको नहीं करना होता तो उसको कितना नुकसान होगा, इसका आकलन ठीक से हम नहीं कर पाएंगे। और इसका आकलन केवल उसको शारीरिक रूप से नहीं होगा, या केवल मानसिक रूप से नहीं होगा, या केवल आर्थिक रूप से नहीं होगा, बल्कि इसका नुकसान सामाजिक रूप से भी होता है। और इसमें कहीं ना कहीं योग और प्राणायाम की भी हानि होती है। आप कहेंगे योग और प्राणायाम की हानि कैसे होगी, सामाजिक नुकसान कैसे होगा? योग और प्राणायाम की हानि इसलिए होगी कि वो व्यक्ति जब जाकर के बताएगा कि मैंने प्राणायाम किया और मेरा तो ये रोग बढ़ गया, मुझे तो और ज्यादा तकलीफ हो गई, तो लोग उसके रूट कोज में नहीं जाएंगे कि आपने किस अवस्था में किया, सही किया कि गलत किया,
लेकिन वो उसको पकड़ करके बैठ जाएंगे कि फला व्यक्ति को नुकसान हुआ तो मुझे भी हो सकता है, तो मैं क्यों ना इसको अवॉइड करूं, क्यों मैं रिस्क लूं। तो हर व्यक्ति बचना चाहेगा। इसलिए हर टीचर से हमारा निवेदन है कि कपालभाति किसे नहीं करना, ये समझ करके, पढ़ करके, सुन करके, पूछ करके, इसका अध्ययन करके, इसका विश्लेषण करके ही आप किसी को कपालभाति कराएं। और कपालभाति या जिसको भी आप कराते हैं, जो भी आपका स्टूडेंट है, जो भी आपका पेशेंट है, पहले उससे सारी चीज़ें जान लें कि उसको तकलीफ क्या है, उसको उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, उसके बाद ही आप उसको रिकमेंड करें। तो एक काउंसलिंग भी साथ के साथ हो जाएगी और सामाजिक हानि यानी कि योग का नुकसान होगा, क्योंकि योग से लोग फिर दूरी बना लेंगे। तो इसलिए योग टीचर ही ये निर्धारित करेंगे कि योग का कितना प्रचार होना चाहिए, योग पे लोग कितना भरोसा करें। ये आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जितना जो भी चीज़ होती है, वो खेती कहें, राजनीति कहें, खेल कहें, सिनेमा कहें, पढ़ाई कहें, कोई योग, कोई पर्टिकुलर टॉपिक कहें, उस चीज़ को बढ़ाने का और घटाने का, उसको ऊपर ले जाने का और उसको नीचे ले जाने का, दोनों का श्रेय उस फील्ड से जुड़े लोगों को ही होता है। राजनीति को बहुत अच्छी पाक पवित्र केवल नेता कर सकते हैं और उसको नीचे की गति तल पर भी वही लेकर के आ सकते हैं। और ऐसे ही बिजनेस को बिजनेसमैन बहुत अच्छा बिजनेस बना सकते हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्शन कर सकते हैं, और वो दूसरे रास्तों पे, गलत रास्तों पे चल करके उसका नुकसान भी कर सकते हैं, उसको डुबो भी सकते हैं। तो ऐसा ही एक टीचर होता है कि जो टीचर जिस टॉपिक का होता है उस टॉपिक को बहुत ऊपर भी लेकर के जाता है, उसकी यूटिलिटी बताता है और उसके सही प्रयोग बताता है। नहीं तो वही विज्ञान है जिससे हम हानि होती है, लोगों को नुकसान होता है, लोग मरते हैं, लोग बीमार होते हैं, क्योंकि उसका कोई गलत प्रयोग यदि कर देते हैं तो वो विज्ञान हमारे लिए अभिशाप बन जाता है, जो विज्ञान हमारे लिए वरदान होना चाहिए। तो ये हर टॉपिक के जो टीचर हैं, हर टॉपिक के जो मानने वाले हैं, उनको डिसाइड करना। तो इसलिए योग के जो टीचर हैं उनको ये चाहिए कि आप लोग योग को नित नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएं, तो उसकी सारी बारीकियों का आपको पता होना चाहिए। तो कपालभाति किसे नहीं करना चाहिए, ये आप सब सुन करके, पढ़ करके, अच्छे से विचार करके जाएं। हर्निया वाले जो पेशेंट होते हैं, जो हर्निया जिनको होता है, वो पेशेंट कपालभाति ना करें। ऐसा करने से उनको नुकसान होने की संभावना होती है। तो हर्निया पेशेंट को कभी भी आप कपालभाति ना कराएं। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों को, अब उच्च रक्तचाप वाले यानी कि हाई ब्लड प्रेशर वाले को, हाइपरटेंशन वाले को क्यों नहीं करवाएं? क्योंकि ये हीट जनरेट करने वाला प्राणायाम है। अब हीट जनरेट होगी तो उस व्यक्ति को नुकसान होने की संभावना होगी, क्योंकि ऑलरेडी उसकी बॉडी में हीट जनरेट है, ऑलरेडी उसकी बॉडी में हीट बढ़ी हुई है, तो वो हीट आपको नुकसान करेगी, उसके ब्लड प्रेशर को और भी बढ़ाने का काम करेगी। तो इसलिए उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो इस तरह से उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों को हम कपालभाति प्राणायाम ना कराएं। यदि उच्च रक्तचाप की टैबलेट ले रहे हैं और कंट्रोल में है तो आराम से इसको करवाया जा सकता है। तीसरा, गर्भावस्था में आजकल मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग गर्भावस्था में कुछ सब स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। मैं कहता हूं कि गर्भावस्था में एक योग स्पेशलिस्ट को स्पेशलाइजेशन नहीं होती है, इसमें डॉक्टरी सलाह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि सारी जो सिचुएशन होती है वो डॉक्टर को पता होती है कि किस अवस्था में उनको गर्भ है। तो उसका हमें बहुत अच्छा नहीं पता होता, लेकिन हम सबको एक ही उसमें रखते हैं कि अरे कुछ नहीं कर सकते, उसने कर लिया था, उसको लाभ हुआ तो आपको भी होगा। हर गर्भवती स्त्री की अलग अलग सिचुएशन होती है, अलग अलग स्थिति होती है। तो उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें गर्भावस्था में भी कपालभाति प्राणायाम नहीं करवाना चाहिए। हाँ, पहले के 3 से 4 महीने कोई नुकसान नहीं है, आप करा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो समय आता है उसमें डॉक्टरी सलाह से ही आप इसका अभ्यास करें, अपनी तरफ से रिकमेंड ना करें। चौथा, किसी भी सर्जरी में यदि किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई है शरीर की, तो या ऑपरेशन हुआ है, कोई भी ऑपरेशन हुआ है, चाहे ब्रेन का हुआ है, चाहे हाथों का हुआ, हाथ का है, पैर का है, पेट का है, कमर का, कोई भी ऑपरेशन हुआ है, उस सर्जरी की अवस्था में भी कपालभाति प्राणायाम से हमें बचना चाहिए। नहीं तो सर्जरी जो हुई है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और वो नुकसान आपको हो सकता है। तो किसी भी सर्जरी की अवस्था में भी कपालभाति हमें नहीं करना है। हृदय रोगी को भी नहीं करना है। जिनके हृदय में स्टंट डले हुए हैं, पेसमेकर डला हुआ है, या हृदयघात जिनको आ चुका है, उनको कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए, नुकसान हो सकता है। ग्लूकोमा के रोगी को भी नहीं करना चाहिए। जब बुखार हो तो बुखार की अवस्था में भी कपालभाति नहीं करना। कुछ व्यक्ति करते हैं कि बुखार भी दूर हो जाएगा, नहीं होगा। ऐसे कुछ भी कहने से नहीं होता है
कि आप कपालभाति करो सारे रोग भाग जाएंगे। ऐसा कहना बड़ा आसान है, लेकिन उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है। तो बुखार में भी इसका अभ्यास नहीं करना है। जब व्यक्ति को दस्त लगे हो, लूज मोशन हो, तब भी कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है। और एक अंत में, शरीर के अत्यंत कमजोर होने पर भी अभ्यास नहीं करना है। अब अत्यंत कमजोर को कैसे मापेंगे? कोई व्यक्ति बीमारी से उठ करके आया है, कोई व्यक्ति रिकवर कर रहा है बॉडी, किसी का ऑपरेशन होकर के आया है, कोई किसी बहुत दिनों से उसने अच्छा आहार नहीं लिया है और कमजोरी है, या कोई यातना उसको झेलनी पड़ी, या कोई अत्याचार उसके ऊपर हुआ है, या शारीरिक कमजोरी वो महसूस कर रहा है किसी भी रूप से, तो उस व्यक्ति को आते ही हम कपालभाति ना करवाएं। उससे ऊर्जा का क्षय होता है। पहले बॉडी को रिकवर करने दें, बॉडी इलिजिबल हो, कमजोरी खत्म होकर के थोड़ी मजबूती शरीर में आए, तो ही कपालभाति करें। कमजोर अवस्था में कपालभाति कभी नहीं करना चाहिए। इससे लाभ की अपेक्षा हानि होने की संभावना रहती है और शरीर और भी अत्यंत कमजोर हो जाएगा। तो पहले शरीर ग्रो करे, उसके बाद ही हमें कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करवाना चाहिए। तो आज हमने जो कपालभाति का परिचय जाना, क्रिया है कि प्राणायाम है ये जाना, इसके बाद हमने किन लोगों को नहीं करना चाहिए इस बात का ध्यान दिया। तो इस व्याख्यान में इतना ही। तो सब व्यक्ति कपालभाति किसे नहीं करना चाहिए और कपालभाति क्यों करना चाहिए, ये हमने इस व्याख्यान में जाना। तो इन चीज़ों का बड़ा विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आप खुद भी अभ्यास करेंगे और अपने विद्यार्थियों को भी अभ्यास करवाएंगे। इस व्याख्यान में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।